जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन के थ्रू। हमने आपके जो पहले चैप्टर डिस्कस किए हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ऑडिट का इंट्रोडक्शन एंड जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हु इज एलिजिबल ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, प्री डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, हम सारा वो डिस्कस कर चुके हैं। रिजल्ट्स तो सर जो काम किया है उसका आफ्टर इफेक्ट होगा, ये क्या कर सकता है ये जान। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। रिजल्ट आपका जो है वो आउटकम है जो आपने लास्ट 3 मंथ्स में किया था। अभी आप जो कर सकते हैं वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके जो पेपर्स होने हैं आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डू योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। जो हमने अपना फ्लो चार्ट डिस्कस किया था जब कोर्स स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि जी हमारा जो ऑडिट है उसमें हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने ये कंफर्म करना है, ये टेस्ट करना है कि क्या हम लीगली एलिजिबल हैं ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। जो हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन से पर्सन्स, कौन से टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, और कौन सी डिसक्वालिफिकेशंस हैं एज पर द कॉर्पोरेट लॉ और द कंपनीज एक्ट और द लीगल लॉज। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके हर अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, ये चैप्टर में से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। जब हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, साथ ही जब चैप्टर एंड होगा हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि जो भी आपका एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन है इस चैप्टर के एंड होने तक आपकी वो कंप्लीट हो जाए। जी कोड ऑफ एथिक्स जो है, इसमें चैप्टर के 2 पार्ट हैं। एक है आपके एथिक्स। ये एथिक्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी आपने कंप्लायंस करनी होती है। अगर आप रिकॉल करें तो डे 1 से मैं एक टर्म को बार बार रिपीट कर रहा हूं। वो टर्म क्या है कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट पर्सन होना मस्ट है, क्योंकि आपने एक चीज के ऊपर ओपिनियन देना है। किसी भी चीज के ऊपर आप न्यूट्रल ओपिनियन तब ही दे सकते हैं, आप मतलब अनबायस्ड ओपिनियन तब ही दे सकते हैं जब आप सारी पार्टीज जो भी उस मैटर से रिलेटेड होती हैं जब आप उनसे इंडिपेंडेंट हो। जब हम लीगल रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी हमने देखा था कि लीगल लॉज के अंदर भी इंडिपेंडेंस के रिलेटेड हमारी प्रोविजंस मेंशन थी। बट हमारे पास एक स्पेशल बॉडी है। जब हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने देखा था कि आईफैक एक बॉडी है, ठीक है। उसमें फर्दर सब बॉडीज हैं। उसमें एक बॉडी है जो आपकी कोड ऑफ एथिक्स क्या करती है, पब्लिश करती है, इशू करती है। जो डिफरेंट, जो रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज हैं जैसे कि ACCA, ICAW, ICAP पाकिस्तान, ICAI इंडिया, ठीक है, इन्होंने उनको अडॉप्ट किया हुआ है। जब अडॉप्ट किया हुआ है क्या मतलब, इन बॉडीज के जितने मेंबर्स हैं, ACCA क्वालिफाइड मेंबर्स, ICAW क्वालिफाइड मेंबर्स, CA पाकिस्तान क्वालिफाइड मेंबर्स, ये उनके ऊपर कंप्लाई, ये मस्ट उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने उन सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करनी होती है। हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है उन मेंबर्स के लिए जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं एंड उन मेंबर्स के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मीन जो फर्म्स में पार्टनर्स हैं या फर्म्स में एज ए मैनेजर या सम यानी किसी भी लेवल पे जॉब कर रहे हैं, मीन्स वो ऑडिट कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उन पर एप्लीकेबल है। हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रैक्टिसिंग ACCAs के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आप जो FR या SBR में डिस्कस कर रहे होंगे कोड ऑफ एथिक्स, वो आप डिस्कस कर रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, ठीक है जी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके एक्सेप्टेंस। आपने अपने लीगल एलिजिबिलिटी टेस्ट कर ली चैप्टर 2 के अंदर। अब इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आप टेस्ट करेंगे अपनी एथिकल एलिजिबिलिटी। क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट अप्लाई करने के बाद भी आप अगर एलिजिबल हैं ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, तो फिर आपने प्री कंडीशंस, कुछ एक्सेप्टेंस की कंडीशंस हैं, ये सारी का चीजें जो प्री कंडीशंस एग्रीड होंगी, अगर मैनेजमेंट आपकी कुछ बातें एडवांस में मानेगी तो फिर आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैनेजमेंट उन चीजों के ऊपर एग्री नहीं करती, आपकी कुछ बातें एडवांस में नहीं मानती, तो फिर आप रिफ्यूज कर देंगे, ठीक है। हमारा जो आज का पार्ट है, हम एथिक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे जो टोटल 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं हमारे जो एथिक्स के,
जिसकी सारे मेंबर्स ने, अकाउंटेंट्स ने क्या करनी होती है, कंप्लायंस करनी होती है। ठीक है। जो दीज आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज इंटेग्रिटी। कि आप, किसी भी अकाउंटेंट ने जो प्रैक्टिस में है या बिजनेस में है, जॉब कर रहा है, उसने अपनी सर्विसेज, उसने अपनी जॉब इंतहाई ईमानदारी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ अपनी सर्विसेज परफॉर्म करनी है। ठीक है। जो भी वहां पर आपको लीगल लॉज, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कहती हैं, जो आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स कहती हैं, जो आपको वहां पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स कहती हैं, आपने रेलेवेंट प्रोफेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करते हुए इंतहाई ईमानदारी के साथ अपने सर्विसेज परफॉर्म करनी है। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इसमें आपको ये कवर होता है कि अकाउंटेंट ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो भी प्रोफेशनल जजमेंट देनी है, प्रोफेशनल डिसीजन लेना है, वो उसका डिसीजन किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से इम्पेक्टेड नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्योंकि मतलब जो भी वो डिसीजन ले रहा है, जो भी वो जजमेंट पास कर रहा है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, या जो भी एलिमेंट उसके ऊपर चीज एप्लीकेबल हो रही है, वो उसके अकॉर्डिंगली न्यूट्रल जजमेंट होनी चाहिए, न्यूट्रल प्रोफेशनल डिसीजन होना चाहिए। मींस कि उसके जो डिसीजन है, उसकी जो भी जजमेंट है, वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए, वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज से, लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू रिलायंस। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपका जो है, आप एक कंपनी में ऑडिटर एज ए ऑडिटर गए हैं ऑडिट करने के लिए, वहां पर जो सीएफओ है, वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कोई ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में से हैं। ठीक है। तो उस केस में आप चाहकर भी न्यूट्रल जजमेंट नहीं दे सकते। आप चाहकर भी एक अनकम्प्रोमाइज आपकी, ठीक है, अनबाइस्ड आप जजमेंट नहीं दे सकते। समहाउ आपका जो डिसीजन होगा, आपकी जो जजमेंट होगी, वो बायस्ड होगी, इन्फ्लुएंस्ड होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर फेमिलियरिटी थ्रेट है। वहां पर जो बंदा सीएफओ बैठा है, आप उससे फेमिलियर हो। ठीक है। आपको पता है कि अगर आप उसकी ये जो है चीज, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हो, तो मे बी ये उसके लिए एडवर्स इफेक्ट लेकर जा सकता है। मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चंस? ऑल क्लियर? ओके। दिस वाज द ऑब्जेक्टिविटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी। आप देखें कि किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है, उसकी प्रोडक्ट्स मतलब किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, उसकी उसकी प्राइसेस कंपेटर से किस तरह compete कर रही हैं, मतलब इंटरनल डाटा। ठीक है। डाटा ही आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एज एन ऑडिटर, अगर आपने चैप्टर 2 रिकॉल करें, एथिक्स इंटरनल ऑडिट पर भी अप्लाई होते हैं जी, अप्लाई होते हैं, बट जो वहां पर आपका जो अकाउंटेंट होता है, वो इन बिजनेस होता है, मतलब वो जॉब कर रहा होता है। ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, आपका जो इंटरनल ऑडिट है, वो कंपनी का इंटरनल डिपार्टमेंट होता है नॉर्मली, इन मैक्सिमम केसेस। ठीक है। कुछ सिचुएशंस में वो फॉर्म्स को आउटसोर्स करते हैं, बट उस केस में भी जो आपका ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, वो बेसिकली कंपनी के इंटरनली इंटरेस्ट में ना अपना काम कर रहा होता है। तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां पर इंडिपेंडेंस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करते हैं, वहां पर जो आपका है, इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट जो इंटरनल ऑडिटर होता है, उसने भी इंटेग्रिटी के साथ काम करना होता है। ठीक है। जो उसको फाइंडिंग्स मिली है, उसने सारी प्रॉपरली उसी तरह से रिपोर्ट करनी होती है। उसका भी कोई भी डिसीजन, कोई भी रिपोर्ट में कोई भी चीज अनबायस्ड, बायस्ड नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, मतलब वो न्यूट्रल प्रॉपर जजमेंट दे, जो भी उसने फाइंडिंग है वहां पर रिपोर्ट करे। ठीक है। उसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जो इंटरनल ऑडिटर है चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर है, जो भी डाटा उसके साथ शेयर किया जा रहा है, ही इज नॉट अलाउड टू शेयर दैट डाटा विद एनीवन। अंडरस्टूड? मतलब सब पर एप्लीकेबल हो रहा होता है। अब नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट मेरे पास प्रिंसिपल, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है, हम कोड ऑफ एथिक्स एथिक्स कहते हैं, कि जो अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, सर, इंटरनल ऑडिटर कैन आल्सो वर्क नो मोर देन 5 years फॉर ए कंपनी एट फेमिलियरिटी थ्रेट स्टिल देयर। नहीं, आप जो फेमिलियरिटी थ्रेट्स वगैरह हैं, वो इंडिपेंडेंस के रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, जब हम वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको समझ समझ लग जाएगी।
इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है एक तरह से। तो वहां पर जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली इंटरनल एम्प्लॉय है। वो कंपनी के काम को चेक कर रहा होता है। परफॉर्म है फॉर इंटरनल ऑडिट। अहमद, आपका क्वेश्चन क्लियर निकालने रिपीट करें। सर, फॉर फर्म हायर फॉर इंटरनल ऑडिट। जी जी, बिल्कुल इंटरनल ऑडिट के लिए फर्म्स हायर हो सकती हैं, बट वो अदर सर्विसेज में आता है। वो हमारे इस सब्जेक्ट के डोमेन में फॉल नहीं करता। हमारा जो ये सब्जेक्ट है, ये टोटली लिंक कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिट के साथ। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के अंदर इंटरनल ऑडिट वाला कुछ कुछ भी चीज नहीं है। जैसे आप किसी फर्म को हायर कर सकते हैं टैक्स सर्विसेज के लिए। ठीक है, वो आपकी रिटर्न्स बना के दे सकती हैं, आपकी मतलब टैक्स आपकी जगह पे जाके वो टैक्स प्लेटफॉर्म्स पे, टैक्स जो फॉरम्स हैं, लीगल जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट की, वहां पर आपको मतलब डिफेंड कर सकती हैं, आपकी बिहाफ पे अपीयर हो सकती हैं। तो सेम वे में आप एक फर्म को हायर कर सकते हैं फॉर इंटरनल ऑडिट पर्पज एज एन इंटरनल ऑडिटर। बट वो हमारे सब्जेक्ट के डोमेन में नहीं आता। जी। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये प्रिंसिपल अकाउंटेंट से ये रिक्वायर करता है कि जो अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, जो जॉब कर रहे हैं, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, या पार्टनर हैं, या सीनियर मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, एसोसिएट हैं, सीनियर एसोसिएट हैं, वट एवर देयर पोजिशन इज, जो भी डाटा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उनके साथ शेयर किया जा रहा है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल करेंगे और वो डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, ना फर्म के अंदर ना फर्म के बाहर। ठीक है। और जो डाटा जो फर्म की ऑडिट टीम है, ऑडिट टीम में 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, वो सिर्फ उनके उनके दरमियान ही क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वो डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं कि किन सिचुएशंस में ऑडिटर अब क्लाइंट का डाटा शेयर कर सकता है और किन पार्टीज के साथ शेयर कर सकता है। जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम वहां पर वो एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ उन 3 या 2 या 3 एक्सेप्शंस की केस में आप जो ऑडिटर है या अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो कंपनी का डाटा है वो शेयर कर सकता है विद थर्ड पार्टी। ठीक है। उसके अलावा ऑडिटर इज नॉट अलाउड, एथिकली अलाउड टू शेयर एनी डाटा। अगर आप जब पढ़ेंगे, जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं या पढ़ते हैं जहां पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही हो, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होती है, जिसमें कंपनी खुद उस पार्टी को, प्रैक्टिशनर को मना कर रही होती है, समहाउ लाइक लेट्स लिमिट, उसके ऊपर लिमिटेशन लगा रही होती है कि वो डाटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर वो शेयर करेगा और उसकी वजह से अगर कंपनी को कोई लॉस बियर करना पड़ता है, तो वो जो थर्ड पार्टी है, जो ऑडिटर है, वो उसके लिए लायबल होगा। ठीक है। जी, द स्वेब क्वेश्चन सर, एक ऑडिटर बिजनेस ऑनर भी हो सकता है ना? तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी इफेक्ट होगी, एंड सेम सेक्टर में उसका अपना बिजनेस हो, मीडियम, एंड वो ऑडिटर भी हो। अच्छा जी, देखें, नॉर्मली अगर हम जनरल बात करें, तो ऑडिटर जिनके पास जो क्या कहते हैं, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेते हैं एज एन ऑडिटर, ऑडिट साइन करने का, तो वहां पर कुछ कंडीशंस हैं। उनको अलाउ नहीं होता जॉब करने की या डिफरेंट बिजनेसेस करने की। ठीक है, मतलब वहां पर ना कुछ कंडीशंस हैं। जी बिल्कुल, वो बिजनेस ऑनर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर जो कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मे बी वो अनएथिकली इसको यूज कर ले, बट जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, तो हमें कोड ऑफ एथिक्स ये कह रहा है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल करना है। अंडरस्टूड? अब वो उसको यूज करता है, उसका मतलब बेनिफिट लेता है या नहीं लेता, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर वो यूज करता है तो वो अनएथिकल हो जाएगा। मेकिंग सेंस? जी, नेक्स्ट वन इज कि आपका जो फोर्थ प्रिंसिपल है, दैट इज प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अगर आपको याद हो, जब हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी कि ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए यू मस्ट बी टेक्निकली कंपिटेंट। ठीक है। तो वो हमारी क्या थी? प्रोफेशनल कंपिटेंस थी। तो कोड ऑफ एथिक्स भी हमसे रिक्वायर कर रहा है कि ऑडिटर को प्रोफेशनली कंपिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपको आईएफआरएस आने चाहिए, आपको आईएसएस आने चाहिए। आप जिस जो कंपनी जिस जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जाम्पल यूके में रजिस्टर्ड है, तो उस कंपनी की जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही है, उस इंडस्ट्री सॉरी उस इंडस्ट्री पर जो भी लेजिस्लेशन एप्लीकेबल है, ठीक है, जिससे बिजनेस को कुछ रिस्क हैं, जिसकी बिजनेस ने मस्ट कंप्लायंस करनी है,
तो आपको उन लेजिस्लेशंस की, उन लॉज की, रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपने ऑडिट के दौरान उन चीजों की कंप्लायंस को चेक करना है कि क्या कंपनी उन चीजों की कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही। जब हम ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ का जाकर, वहां पे हम देखेंगे कि ऑडिटर ने एक तो रिपोर्ट देनी होती है एज पर आईएसएज, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपने मिनिमम ये तो एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड करने ही करने हैं। उसके अलावा कुछ लीगल लॉज, लोकल लॉज की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर ऑडिटर ने रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, अगर आपको लोकल लीगल लॉज आते होंगे तभी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिपोर्ट के अंदर उसके ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लोकल लीगल लॉज नहीं आते होंगे तो आप ना तो वो चेक कर पाएंगे, ठीक है, ऑडिट के दौरान। तो जब आप चेक ही नहीं कर पाएंगे तो आप उसके ऊपर रिपोर्ट गलत दे रहे होंगे। अंडरस्टूड? इसलिए आपको जो ऑडिटर है, एज पर एथिकल स्टैंडर्ड्स, आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब ये है पहला पार्ट। व्हाट इज ड्यू केयर? जैसे कि आपको पता है, आपके लॉज, आपकी रेगुलेशंस, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके ऑडिटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके टैक्स लॉज, ठीक है, इवन सॉरी, ये आपके रेगुलरली क्या हो रहे होते हैं, अपडेट हो रहे होते हैं। कुछ चीजें डिलीट हो रही होती हैं, कुछ चीजें नई ऐड हो रही होती हैं, कुछ एग्जिस्टिंग को अमेंड किया जा रहा होता है। ठीक है, किसके हिसाब से? मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आपका क्योंकि जो मार्केट रिक्वायरमेंट मार्केट्स हैं वो इवॉल्व हो रही हैं टाइम के साथ साथ। तो उस हिसाब से जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं रिपोर्टिंग की, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्लायंस की, तो वो सारी आपके साथ जो होती है वो भी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही होती हैं, तो अपडेट हो रही होती हैं अकॉर्डिंगली। तो मार्केट कम्पिटेंट रहने के लिए जो रेलेवेंट बॉडीज होती हैं अपने लॉज को, रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को वो अमेंड करती रहती हैं, अपडेट करती रहती हैं, न्यू एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ साल पहले तक क्रिप्टो करेंसी का नाम ही नहीं था। जैसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई, अब क्रिप्टो करेंसी को कैसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंट फॉर कैसे करना है, ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट पब्लिकेशंस आई, डिफरेंट इसके ऊपर अकाउंटिंग गाइडलाइंस आई। अब उनको ऑडिट कैसे करना है, अब उसके ऊपर रेलेवेंट जो कंट्रीज थे, अब उन्होंने देखा इसको हम लीगलाइज कैसे करेंगे, वो अपनी तरफ से लीगल लॉज लेकर आ गए। अंडरस्टूड? मतलब आपकी जो है मार्केट, आपकी जो लॉज हैं, आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी जो लीगल लेजिस्लेशंस हैं, वो आपकी इवॉल्व होती रहती हैं टाइम के साथ साथ। तो इसलिए जो अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, तो उन्होंने ड्यू केयर करनी होती है। आपने एसीसीए कर लिया, यू बिकेम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। आप लीगली आप उस जो रिक्वायरमेंट्स थी आप उसके आपने कंप्लायंस कर ली, नाउ यू आर एसीसीए मेंबर। बट आपने खुद को अपडेट रखना है, इसलिए आपकी हर बॉडी की सीपीडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सीपीडीआरस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मीन्स एसीसीए मेंबर्स, आईसीएडब्ल्यू मेंबर्स, सीए पाकिस्तान मेंबर्स, सीए इंडिया मेंबर्स, जो भी बॉडी है, सीएमए यूएसए, जो भी बॉडी होती है उसके जितने मेंबर्स होते हैं, उन्होंने साल में मिनिमम आवर्स अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स पर लगाने होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे सेमिनार्स अटेंड करने होते हैं जो फील्ड्स के रिलेटेड होते हैं। अगर आप देखें, अगर आप एसीसी कैसे आप ईमेल आती होंगी, मतलब ये वाला सेमिनार हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर सेमिनार हो रहा है, टैक्स लॉज के ऊपर सेमिनार्स हो रहे हैं, मतलब सब कुछ डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे होते हैं। तो आपने वो अटेंड करने होते हैं ताकि आपका जो नॉलेज है वो अपडेटेड रहे। तो जो अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिस है, उन्होंने ड्यू केयर करनी होती है अपने नॉलेज को अपडेट रखने के लिए। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन? जी डन। बाकी सब भी क्लियर है? वी हैव सम मोर पार्टिसिपेंट्स, अगर वो भी बता दें क्लियर है कि नहीं है। जी, फर्म्स के क्लाइंट्स के लिए इज नॉट मस्ट। अब ये जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, अब ये क्लाइंट्स लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं, पब्लिक इंटरेस्ट हैं या जनरल प्राइवेट क्लाइंट। एक होती है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, ठीक है, एक होती है लिस्टेड एंटिटीज, और एक होती है अनलिस्टेड एंटिटीज। अब आपकी जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं वो बाय डिफॉल्ट आपकी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती हैं। बट कुछ केसेस में आपकी अनलिस्टेड कंपनीज भी क्या होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में जो शुगर सेक्टर है, ठीक है, वो सारे का सारा सारा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है। हालांकि शुगर मिल्स आपकी लिस्टेड, मेजोरिटी आपकी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है। बट उनको गवर्नमेंट ने, एससीसीपी ने क्लैरिफाई कैटेगराइज किया वैसे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। अब वहां पर आपका एक होता है, पाकिस्तान में एक बॉडी है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बोर्ड, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं और लिस्टेड एंटिटीज हैं फॉर एग्जांपल, उनका ऑडिट सिर्फ वही फर्म्स कर सकती हैं जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के साथ लिस्टेड है। मेकिंग सेंस? बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, बाकी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में फॉल नहीं करती, वो किसी भी फर्म से ऑडिट करवा सकती हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एज पर द लॉ, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन था, वो मेंशन किया था कि आपका प्रोफेशनली क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए, एंड आप लीगल एंड एथिकल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है आप उनको मीट करें। फिर यहाँ पर जो लोकल लॉज होते हैं, मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल दिए, वो फर्दर पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये QCR रैंक से इज नॉट मस्ट, लेकिन ये चीजें मैटर करती हैं कि आप कौन सी फर्म से ऑडिट करवा रहे हो। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर PwC की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तो आपको बैंक बहुत सारा लोन दे सकता है। ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट होगी एक नॉन QCR फर्म की, तो मे बी आपको बैंक बोले जाए एक बड़ी फर्म से ऑडिट करवा के आ जाए। उस लेवल पे ये चीजें मैटर कर सकती हैं, बट अगर हम लीगल कंप्लायंस की बात करें, वहां पर जो आपको मैंने बताया है, उस तरह से फॉलो कर रहा होता है। जी क्लियर? फीस का स्लैब फिक्स नहीं होता। फीस ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है, मतलब फर्म पे डिपेंड करता है कि फीस क्या फीस कोड कर रहा है। ये मतलब इज नॉट कोई ऐसी का ना फिक्सर नहीं है। जब हम आगे जाएंगे, हम ऑडिट फीस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ऑडिट फीस किस तरह से कोड ऑफ एथिक्स में कवर है, और बीइंग एन ऑडिटर वो किस तरह से मेरी एथिकल कंप्लायंस को डैमेज कर डैमेज कर सकती है। तो हम वहां पर आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी तक कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? जी बेहतरीन। जी नेक्स्ट लास्ट वन इज मेरा जो फिफ्थ प्रिंसिपल है, दैट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। ये है कि आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है। आपके ड्रेसिंग से, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से, मतलब आपकी कम्युनिकेशन से, ये आप ये लगना चाहिए कि यू आर ए प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है। ये नहीं कि आप जा रहे हैं और रास्ते में आप मतलब गाड़ी पे आपने लिखा हुआ है ACC मेंबर, आपने 2 पीस पहना हुआ है, और आपने उस कोड के ऊपर लगाया हुआ है ACC वाला बैज, ACC मेंबर वाला बैज। ठीक है। जब आप ACC मेंबर बनेंगे, ACC जब आपको आपकी मेंबरशिप लेटर भेजती है, साथ एक ना एक पिन भी भेजती है कि आप अपने कोड के ऊपर वो लगा सकते हैं। आप अपने कोट पे ACC का वाला बैज लगाते हैं, पिन लगा के घूम रहे हैं, और रास्ते में आप सीटियां बजा रहे हैं, ठीक है, अपना ऐसे आवाजें लगा रहे हैं जो कि अनप्रोफेशनल, मतलब एक जो इलिटरेट पीपल लगा रहे होते हैं, तो वो ना मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो वो ये मतलब अगर आप साथ लगा रहे हैं ACCA, तो आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है, आपके टॉकिंग स्टाइल से, आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, आपकी वॉकिंग स्टाइल से। ठीक है। आपकी कम्युनिटी में लोग बोले वाकई यार ये बंदा ACC इसने किया है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से, इसकी कम्युनिकेशन से, इसके मतलब हर तौर तरीके से ही इज लुकिंग ए प्रोफेशनल पर्सन। यार लीगली डिसाइड कैसे होता है, देखिए, किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल आप एक जनरल पब्लिक में किसी एरिया में आप मिसबिहेव करते हो, ठीक है, और आपकी उस मिसबिहेवियर से आपकी जो बॉडी है, अगर उसका मतलब एक रेपुटेशन है वो डैमेज हो रही है, मतलब कि वो कोई बोले यार क्या यार ACC कैसे बंदे मार्केट में प्रोड्यूस कर रही है, जिसको बोलने का तरीका नहीं है। ठीक है। उस केस में अब यहाँ पर आपके पर्सनल बिहेवियर से, आपके बिहेवियर से आपकी प्रोफेशन के मतलब जो रेप्यूटेड डैमेज हो रही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जो है अगर आप ये देखें, ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, बिहेव इन मैनर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी भी चीज की वजह से आपके प्रोफेशन को, आपकी बॉडी को जो रेपुटेशन है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। आपने लॉज की कंप्लायंस करनी है, आपने लॉज की जो भी सोसाइटी के मतलब जो एथिकल कंडीशंस हैं, जो मतलब सोशल मैनर्स हैं, आपने सबकी कंप्लायंस करनी है। मींस आपके हर एक्ट से, हर कंडक्ट से लगना चाहिए बंदा एक प्रोफेशनल पर्सन है। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? देखिए, जब भी आप कोई एथिकल नॉन कंप्लायंस करेंगे ना, तो जिस बॉडी के आप मेंबर हैं वो आपके अगेंस्ट क्या कर सकती है, एक्शंस लेगी। ठीक है। आपके अगेंस्ट एक इंक्वायरी होगी। एक जो भी कंपनी की जो भी बॉडी होती है उसकी अपनी एक कमेटीज होती हैं डिफरेंट,
उस कमेटी के अंदर आपकी इंक्वायरी होगी, आपका मतलब प्रॉपरली जिस तरह होता है केस चलता है, उस केस के बाद एक डिसीजन आएगा, या आपको फाइन भी हो सकता है, आपको या तो वो आपकी मेंबरशिप है वो भी या तो सस्पेंड हो सकती है, या आपकी मेंबरशिप परमानेंटली विड्रॉ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट, तीन डिफरेंट इसमें ना पॉसिबिलिटीज हैं, सिनेरियोज हैं। या तो आपको फाइन कर देंगे, मतलब जो भी उनके स्लैब स्लैब में फॉल करेगा, वो आपकी मेंबरशिप सस्पेंड भी कर सकते हैं साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, या आपकी मेंबरशिप परमानेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपने किस लेवल की आपने क्या की है नॉन कंप्लायंस की एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ। अंडरस्टूड? जी, ये यहाँ पर जैसे बैन को बैन किया था चाइना में, उसका कितना इफेक्ट हुआ होगा। अच्छा देखें, ये फर्म बैन होती है, ठीक है, एक मेंबर भी बैन होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर नॉन कंप्लायंस थी, लोकल लॉज की, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, या एथिकल रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब जैसे आपको मैंने लास्ट में एग्जांपल भी दी थी कि केपीएमजी इन पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर जब शुगर वाला केसेस चले थे, बहुत सारा इशू चला था, तो वहां पर शुगर मिल्स के ऑडिट में कुछ इशू डिस्क्रिपेंसीज आई थी। तो केपीएमजी लाहौर का एक पार्टनर, उसको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का ऑडिट करने से बैन कर दिया गया था। ठीक है, ही वॉज आई कैप मेंबर बेसिकली, और उसके बाद उसको कुछ फाइन भी हुआ था। तो इट डिपेंड्स, ये पर्सन पर भी इंप्लीमेंट हो सकता है या पूरी फर्म पे भी हो सकता है। रिसेंटली बिल्कुल पीडब्ल्यूसी का जो है ये बैन हुई थी चाइना के अंदर, एंड उसके बाद रिसेंटली सऊदीया के अंदर पीडब्ल्यूसी बैन हुई है फ्रॉम एडवाइजरी, मतलब कुछ उसमें ना बैन नहीं हुई, कुछ कंपनीज ने या ग्रुप्स ने मे भी कुछ ना उनसे ये एग्रीमेंट किया है या उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो पीडब्ल्यूसी या एक फर्म से ना एडवाइजरी सर्विसेज नहीं लेंगी। अब वहां पर कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस किस लेवल की हो रही होती है, एक्चुअली में वो चीज मैटर कर रही होती है। ऑल टाइम जब भी घर से बाहर निकलना है, ख्याल करना है कि यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनली, ठीक है ना। जब भी घर से बाहर, घर में जो भी करते हैं खैर है, घर से बाहर निकलते आपने प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है। जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे, आपकी जो लोकल लॉज की रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, या हम आगे चलें? सर आफ्टर ऑडिट ट्रैवलिंग अलाउ है मींस, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है? देखिए, ये आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। अच्छा, अलाउंस की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल अलाउ है, क्यों नहीं अलाउ है। ये आपकी मतलब जब आप एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं ना, तो उसमें जो फीस डिसाइड होती है, दो चीजें डिसाइड होती हैं, एक होती है ऑडिट फीस, एक होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस यही होते हैं कि जो आपकी ऑडिट टीम वहां पर जो आएगी, उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो क्लाइंट बियर करेगा, उसके जो फूड अलाउंसेस होंगे मतलब उस टाइम के दौरान के, वो क्लाइंट बियर करेगा। उसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक ये होती है कि क्लाइंट क्या करता है कि लामसम अमाउंट फर्म को पे कर देते हैं, एंड जो ऑडिट टीम होती है वो फर्म से वो चीज क्लेम करती है। ठीक है, दूसरा उसमें ये होता है कि फर्म जो है, सॉरी क्लाइंट, फर्म को अपनी ऑडिट फीस पे करता है, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं वो जो ऑडिट टीम होती है वो डायरेक्टली क्लाइंट से रीइंबर्स कर लेती है। मतलब ये एक आपकी जब एंगेजमेंट लेटर साइन होता है उसमें चीजें मेंशन होती हैं, आपकी ये एग्रीमेंट का पार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। हाँ, आप एक्चुअल रीइंबर्स करा रहे हो या डबल रीइंबर्स कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी अपनी एथिकल है, इंटेग्रिटी है, ठीक है ना, वो आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है। आपके तरह प्रोफेशनल बिहेवियर के थ्रू आप क्या कर सकते हो भाई, डबल क्लेम कर रहे हो, 100 आपने लगाया था आप 500 क्लेम कर रहे हो, 500 आपने लगाया था आप 2000 क्लेम कर रहे हो, ये आपकी अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर है। यहाँ पर आपकी जो है ना पर्सनल इंटेग्रिटी, जो प्रिंसिपल की कंप्लायंस है, वो फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, जी जी बिल्कुल। अब ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं मेन, कोड ऑफ एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो हर अकाउंटेंट ने, हर मेंबर ने प्रोफेशनल बॉडी के, जो एसीसी, क्योंकि हम एसीसी पढ़े हैं, जो भी एसीसी के मेंबर्स हैं, और जो एसीसी के स्टूडेंट्स हैं, एसीसी फाइनलिस्ट हैं, ठीक है, उन पर ये चीज, ये कंप्लायंस मस्ट है। ठीक है,
ये आपका जो SC/SC कोड ऑफ एथिक्स है, उसका सेक्शन नंबर 110 था, अभी हम जो क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इन एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं कि किस क्या क्या सिचुएशन थी, ठीक है, और क्या पॉसिबल जो उनकी जो जो आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी है ACCA की, उन्होंने उनके अगेंस्ट क्या डिसीजन दिए। अभी जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं नॉन कंप्लायंस के, तो वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपने नॉन कंप्लायंस की है। ठीक है, अब हम वन बाय वन चेक करते हैं और हम देखते हैं कि उस एक नॉन कंप्लायंस के अंदर उसका जो कंसिक्वेंस था, मतलब ACCA बॉडी ने उसको किस तरह से इफेक्ट किया, मतलब उन्होंने क्या डिसीजन दिया था, फाइन किया है, मेंबरशिप सस्पेंड की है, या ACCA से फारिग कर दी, विड्रॉ कर ली मेंबरशिप टोटली। अंडरस्टूड जी। फर्स्ट वन, ए मेंबर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बिकॉज दे साइंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट विदाउट कंडक्टिंग एनी ऑडिट वर्क। मींस ये वैसा ही होता है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन करके दे दी, आपको पता भी नहीं है कि FS साथ में लगी हुई है, क्या उसके बैक एंड पे कोई एक्चुअल डाटा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वो वाला हिसाब किताब होता है। तो कॉन्ट्रेरी टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, ये सिवियर ब्रीच था आपके कोड ऑफ एथिक्स का। ठीक है, क्योंकि आपसे लोकल लॉज रिक्वायरमेंट्स करते हैं कि आपने प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, आपने उनके रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की वाउचिंग करनी है, आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, और उसके बाद ये आप क्या करोगे, ऑडिट रिपोर्ट दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसने ऑडिट वर्क किया ही नहीं है, तो उसने अपनी रिपोर्ट के ऊपर जो ओपिनियन दिया उसको जस्टिफाई करने के उसके पास एविडेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने क्या डिसीजन दिया है, उसने उसका जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी है। वो सस्पेंशन पीरियड भी हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकता है। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दी थी, शुगर केस की जो केस, शुगर मिल के केसेस के अंदर, जो हमारा KPMG लाहौर का एक पार्टनर था, आई थिंक उसको, आई बिलीव सो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि 5 साल उन्होंने उसको सस्पेंड किया था, बैन किया था अपनी शुगर मिल्स की, जो जितनी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज थी, उसका पाकिस्तान में ऑडिट करने से। ठीक है, उसमें मतलब एक पेनल्टी है। ये किसने लगाई थी, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ने लगाई थी, जो बेसिकली ओवरसाइट करता है उन तमाम ऑडिट फर्म्स को जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का पाकिस्तान में ऑडिट करती हैं। मींस ये उन सारी फर्म्स का ऑडिट कर सकता है जो पाकिस्तान में पब्लिक फर्म्स एंटिटीज का ऑडिट करती हैं। ठीक है, मींस आपकी एक आईकैप बॉडी है जो कि फर्म्स का ऑडिट कर सकती है, जिसको हम QCR कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, और उसके बाद जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का जो ऑडिटर है, उसका वो जो ऑडिटर है उसका ऑडिट ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड। जो सेकंड आपकी यहाँ पर जो नॉन कंप्लायंस थी, मेंबर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बिकॉज दे फेल्ड टू एडवाइज ए क्लाइंट टू हैव एन ऑडिट व्हेन एन ऑडिट वाज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कॉन्ट्रेरी टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। मींस आपसे क्लाइंट ने को अप्रोच किया, उसे एक मतलब सर्विस के लिए, कि मतलब उसको एडवाइस करें कि क्या उसके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हैं ऑडिट करवाने की। इफ यू रिमेंबर, जब हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया था, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कौन सी कंपनीज के ने ऑडिट करवाना है अंडर द लॉ। ठीक है, अगर आपको जिस कंट्री में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको उस कंट्री के लॉ की नॉलेज नहीं है कि किन कंपनी पर ऑडिटर की आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में एक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 10 लाख से कम है, उसने ऑडिट नहीं करवाना। ठीक है, आप लेट्स सपोज वो बाद में लॉ अपडेट हुआ, ये बैक इन जब मैंने 2017 में पढ़ा था, 2017 में पढ़ा था, तब ये रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जांपल, बाद में ये लॉ अपडेट हो गया, अमेंडमेंट हो गई है, और अब वो रिक्वायरमेंट 5 लाख हो गई है। अब मुझसे क्लाइंट, अब मैंने चीज को लाइक रिव्यू नहीं किया, मेरा नॉलेज आउटडेटेड हो गया है, मुझसे क्लाइंट अप्रोच करता है कि यार मेरा ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, मैंने कंपनी ये रजिस्टर करवाई थी, ये मेरा MOA है, आप चेक करो क्या मेरे ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल है कि नहीं है। और जब मैं चेक करता हूँ, तो मैं क्या देता हूँ कि ये 8 लाख शेयर कैपिटल है, तो मेरा नॉलेज क्योंकि आउटडेटेड है, ओल्ड नॉलेज है। ठीक है, मेरे मुताबिक 10 लाख की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है ऑडिटर के लिए, ऑडिट करवाने के लिए। मैं उसको बोलूंगा जी आपने ऑडिट नहीं करवाना, उसको SECP से नोटिस आता है, SECP उसको फाइन्स करता है कि जी आपने ऑडिट नहीं करवाया, क्योंकि ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो 5 लाख है। अब क्योंकि मैंने एक एडवाइस दी है एज ए प्रोफेशनल, तो जो कंपनी है मेरे अगेंस्ट केस कर सकती है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा नॉलेज अपडेटेड नहीं था, मैं आई वॉज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, मेरे पास CA की मेंबरशिप है, बट मैंने ड्यू केयर नहीं की, मैंने अपना नॉलेज अपडेट नहीं किया। CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने खुद को अपडेटेड नहीं रखा हुआ। जब मेरे पास क्लाइंट आया था, तो मैं उस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने प्रॉपरली जो है ड्यू केयर नहीं की, मैंने लॉ को दोबारा लेटेस्ट लॉ को रेफर नहीं किया।
मैंने गलत ओपिनियन दे दी है, ये एक सीवियर नॉन कंप्लायंस है। तो यहाँ पर जो मेरा जो है एसीसी की मेंबरशिप से मुझे बाहर निकाल दिया जी, आप घर जाएं, आपकी हमें जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की नॉन कंप्लायंस की है। नेक्स्ट वन वाज प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसने क्या किया, फेल टू रिप्लाई टू correspondence sent by a third party and ACCA contrary, ओके जी, sent by a third party and ACCA contrary to the fundamental principle of professional body। जी, नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके जब ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो आपने मैनेजमेंट से ये परमिशन लेनी होती है कि वो आपको अलाउ करेगी कि आप जो प्रीवियस ऑडिटर है, जो कंपनी का प्रीवियस प्रीवियस ऑडिटर था, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, आप उससे वो मांग सकते हैं, आप जाकर रिव्यू कर सकते हैं। बट उसके लिए न्यू ऑडिटर ने भी कंपनी से पहले परमिशन लेनी होती है, एंड जो प्रीवियस ऑडिटर है, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले उसने मैनेजमेंट से, कंपनी से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल, मैं आपका डाटा आपकी परमिशन के बगैर किसी को शेयर नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो आपको न्यू ऑडिटर ने ईमेल की, आपको लेटर भेजा, ठीक है, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। यू आर प्रोफेशनली रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड अंडर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अंडर द एथिकल स्टैंडर्ड्स, कि आप उसको रिस्पॉन्ड करना है, आप उसको बताना है। आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे, यू आर नॉट बिहेविंग प्रोफेशनली, तो यहाँ पर आपको फाइन हो सकता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा छोटा लेवल का वो है, आपकी ना नॉन कंप्लायंस है, आपको वो फाइन कर सकते हैं। उसको बॉडी ने क्या किया है, फाइन किया है। एनी क्वेश्चन, एवरीथिंग इज क्लियर? गोइंग गुड? ओके, परफेक्ट। जी, फोर्थ पॉइंट, a member was found guilty of misconduct because they lost profession of a client's books, possession of a client's books and records to a third parties contrary to the fundamental of confidentiality। जी, अब यहाँ पर क्योंकि आपके एक नॉन कंप्लायंस की वजह से, आपकी ये कह दें कि इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, आपकी एक नेग्लिजेंस की वजह से आपका जो क्लाइंट का डाटा आपसे लॉस्ट हो गया है, थर्ड पार्टी को उस पर एक्सेस हो गई है, एंड उसकी वजह से अगर कंपनी का कोई लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल कंपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी, ठीक है, तो आपसे वो डाटा गुम गया है, तो आपके जो कंपनी का कंपेटिटर है, उसके उसको उसके ऊपर एक्सेस आ गई है। अब कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही कंपेटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब इस केस में कंपनी को लॉस हुआ है, जितना भी कंपनी को लॉस हुआ होगा, वो फिर किसने रिकवर करके देना है? ये वो किसके ऊपर आएगी लाइबिलिटी? वो लाइबिलिटी आएगी ऑडिटर के ऊपर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर उसने क्या किया है, ऑर्डर हुआ था कि जितनी भी कॉस्ट है जो लॉस हुई है, वो क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं, ऑडिटर, सॉरी, जो रेलेवेंट पर्सन है फर्म है या ऑडिटर एसीसी मेंबर है, उसने उसकी कॉस्ट रिकवर करनी थी, कॉस्ट को रिपे करना था। अंडरस्टूड? लास्ट वन, ये ऑब्जेक्टिविटी। A member was found guilty of misconduct. They carried out an audit of the company in which they owned shares. जी, owned shares without implementing appropriate safeguards। हमने डिस्कस किया था कि किसी कंपनी में आपके शेयर्स हैं तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है। अंडरस्टूड? हमने ये जब चैप्टर 2 भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आपने ऑडिटर, आपने क्या करना होता है, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जिस कंपनी में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जिसमें आपने क्या किया, आपके शेयर्स की शेयर होल्डिंग है आपकी, या आपके जो जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं आपके, जो मतलब आपके स्पाउस एंड आपके जो माइनर चिल्ड्रंस हैं, आप उसमें आप ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजन एंड द मेंबर्स नेम ऑफ दिस वेबसाइट। ओके जी, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? अब जो है, ये हमारे थे बेसिक प्रिंसिपल्स। जो आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आपकी आती है केस स्टडी, एक सिनेरियो आता है, ठीक है। तो सिनेरियो में बेसिकली हमने जो चीज डिस्कस की थी, हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं पहले दिन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट होना मतलब कब हम बोलेंगे कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, जब कोई भी चीज ऑडिटर की ओपिनियन को अफेक्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं,
अगर किसी भी चीज की वजह से ऑडिटर इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं कर पा रहा, मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिविटी वाले प्रिंसिपल की बात करें, तो वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑडिटर का ओपिनियन, प्रोफेशनल जजमेंट, जो भी प्रोफेशनल डिसीजन है, वो किसी भी चीज से बायस नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ऑडिटर का ओपिनियन बायस्ड हो रहा है, किस वजह से, किसी भी इंटरेस्ट की वजह से, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो आपका अदर देन फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो वहां अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो रही है, मींस आप इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम अब कुछ सिचुएशन डिस्कस करेंगे, जो सिचुएशंस आपकी, जो कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे जो आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट कर रही होंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टोटल जो क्लाइंट्स हैं, आप एक पार्ट फर्म है पीडब्ल्यूसी, ठीक है। अब उस फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, एक दो एंड 10 पार्टनर्स हैं, आप उनमें से एक पार्टनर है। अब आपके पास टोटल 10 क्लाइंट हैं, जिनका आप ऑडिट कर रहे हैं, जिनका आप एंगेजमेंट पार्टनर है। एंगेजमेंट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है, जिसके बाद जो मेन पार्टनर होता है जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है। आपके पास 10 क्लाइंट हैं। 10 क्लाइंट्स की टोटल फीस है वो आपकी है 100 मिलियन। आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं आप इसको 100 मिलियन रुपीस कह सकते हैं, अगर आप इंडिया में बैठे हैं आप इसको 100 मिलियन रुपीस कह सकते हैं। जिस कंट्री में आप बैठे हैं, आप उस कंट्री की करेंसी को एज्यूम कर लें। अब आपके 10 क्लाइंट हैं, 10 क्लाइंट्स की टोटल जो ऑडिट फीस है, टोटल ऑडिट फीस वो 100 मिलियन है। एक क्लाइंट है जिसकी ऑडिट फीस आपकी कितनी है, 25 मिलियन। बाकी 9 क्लाइंट्स की फीस है आपकी 75 मिलियन। आप खुद बताएं, जब आप इस 25 मिलियन ऑडिट फीस वाले क्लाइंट का ऑडिट करेंगे, तो क्या आपका प्रोफेशनल बिहेवियर जो एज ए ऑडिटर वाला सेम होगा जो बाकी 9 के साथ होगा? नहीं। आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ चल रहा होगा, यार मैंने ज्यादा ऑडिटर नहीं बनना, मैंने गलतियां बहुत नहीं निकालनी, जो गलती निकल रही है मैंने सिंपल से निकाल देनी है। क्यों जी? ताकि मेरी जो रिपोर्ट है वो मैं ठीक दूं, और नेक्स्ट साल के भी मुझे ऑडिट मिल जाए इसका। अगर आप ज्यादा ऑडिटर बनेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, थ्रेट देगा जी। अगर आपने रिपोर्ट मॉडिफाई की, बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड लेटर में बताया कि ये मिस्टेक्स हैं, तो अगले साल का ऑडिट भूल जाओ। मुझे अगर वो ये बोलते हैं कि अगले साल का ऑडिट भूल जाओ, मुझे यहाँ पर थ्रेट दे रहा है वो बोले ना बोले, बट सम हाउ मेरे माइंड में चीज चल रही होगी, ये थ्रेट है। अब ये कौन सा थ्रेट है हमारे पास? हमने 5 तरह के थ्रेट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चल के। जब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, सिनेरियो आता है, सबसे पहले हमने थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। थ्रेट है कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, ठीक है, एडवोकेसी थ्रेट है, या इन ये को होता है बदमाशी वाला, वो थ्रेट है। आगे जाके उसके हम टर्म देख रहे हैं, कौन सा हमारा थ्रेट होता है जी। वो होता है जी इंटिमिडेशन वाला। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं। अब ये जो मैंने जो जहां पर जो मैंने सिचुएशन डिस्कस की है, इसमें मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी है। क्यों सेल्फ इंटरेस्ट है जी? बहुत सारा पैसा है जी। ठीक है। दूसरा इसमें कौन सा थ्रेट है? इंटिमिडेशन वाला, मुझे वो इंटिमिडेट भी कर सकता है। मतलब ये थ्रेट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मतलब असेस करना है कि कितना सिग्निफिकेंट थ्रेट है। क्या इस थ्रेट की वजह से मेरी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर इस कंप्रोमाइज हो सकती है, मतलब मैं अपनी ओपिनियन, मेरा जो ओपिनियन होगा वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो बायस्ड हो सकता है, समहाउ कंप्रोमाइज हो सकता है, तो उस केस में मतलब सिग्निफिकेंट थ्रेट है। जब भी सिग्निफिकेंट थ्रेट होगा, क्योंकि एज एन ऑडिटर मैंने जो रिपोर्ट देनी है वो मैंने इंडिपेंडेंट होकर देनी है। अब मैंने एक सिचुएशन आइडेंटिफाई कर ली है अपनी इवैल्यूएशन, एथिकल इवैल्यूएशन करते हुए, और उस सिचुएशन से मैंने ये कंक्लूड किया है कि यार अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, तो मेरी जो ऑडिट रिपोर्ट है, मेरा ओपिनियन है, वो बायस्ड हो सकता है, मींस मेरी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी। जब मेरी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही है, तो मैं एथिकली इनएलिजिबल हो गया। अंडरस्टूड? बिकॉज मेरे पास ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एथिकल जो कंप्लायंस है वो मस्ट है। उसमें जो मस्ट इंपॉर्टेंट को चीज क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं सिचुएशन को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जी, ये एक सिचुएशन है, इससे मेरी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो सकती है,
ये मैंने असेस करना है, अगर सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर नॉन सिग्निफिकेंट है मींस जो भी हो जाए मेरी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं होगी, मतलब मसला ही कोई नहीं है। अगर ये सिग्निफिकेंट थ्रेट है मतलब मेरी जो ओपिनियन है, डिसीजन है, प्रोफेशनल जजमेंट है, वो कंप्रोमाइज हो सकती है, तो उस केस में मैंने फिर फर्दर देखना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी इस जो थ्रेट है, सिचुएशन है, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट को मैं रिड्यूस करके इनसिग्निफिकेंट कर दूं। ठीक है, या मैं को ऐसा ऐसा को ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इस पूरे थ्रेट को टोटली रिमूव कर दूं, जीरो कर दूं। इसको हम क्या कहते हैं, सेफ गार्ड्स। अब इस सिचुएशन में, हमारी इस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इसको रिड्यूस, पहली चीज है कि एलिमिनेट, मतलब मैं क्या इस पूरे थ्रेट को मैं जीरो कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? जीरो करने का एक ही तरीका है कि मैं क्लाइंट को कहूंगा भाग जो, मैंने ऑडिट नहीं करना, वो तो करना ही नहीं है। ऑडिट भी करना है और थ्रेट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जहां पर 25 मिलियन की फीस है, इसको मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। हाँ, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं। कैसे रिड्यूस कर सकता हूं? कि मैं 5-7 नए क्लाइंट्स पकड़ लूं। ठीक है, अब जब 5-7 नए क्लाइंट्स पकड़ूंगा तो मेरी जो टोटल फीस हो जाएगी रिवाइज, वो 200 मिलियन तक जा सकती है। जब 200 मिलियन तक जाएगी तो जो 25 मिलियन है, जो पहले मेरे टोटल फीस का 25% था, जब मैं 200 मिलियन अपनी फीस कर लूंगा तो 25 मिलियन मेरे पास हो जाएगा 12.5% ऑफ टोटल फीस। ठीक है, अब जो इसका जो टोटल प्रोपोर्शन है मेरी टोटल फीस का, वो 12.5% हो गया। जब हम आगे जाएंगे डिटेल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिस्टेड कंपनी के केस में, ट्रिपल ए में आपको बहुत एडवांस में पढ़ेंगे ये वाली चीजें, डबल ए में उतनी एडवांस लेवल की नहीं है। आपको कोर्ट ऑफ एथिक्स गाइड करते हैं कि अगर लिस्टेड क्लाइंट्स हैं तो कितनी फीस आप तो क्लाइंट की फीस है, टोटल फीस का कितने परसेंट हो सकती है। अगर अनलिस्टेड क्लाइंट्स हैं, उस केस में जो क्लाइंट की फीस, टोटल फीस का कितने परसेंट हो सकती है। मेकिंग सेंस? ठीक है, इस तरह से हम इसको चीज चीज को डिस्कस कर रहे होंगे। हम इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करेंगे कि हाँ जी, एक सिचुएशन आपके सिनेरियो है, हम पढ़ेंगे कौन से थ्रेट्स हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसको असेस करेंगे सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अब सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। अब हमारे इस सिचुएशन के अंदर जब 25 था 100 मिलियन का, तो ये सिग्निफिकेंट था 25%। जब हम 25 to 200 है, अब इसकी सिग्निफिकेंस कम हो गई है, इनसिग्निफिकेंट हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का डायरेक्टर है, सॉरी, फर्म का जो ऑडिट डायरेक्टर है, ऑडिट टीम का जो ऑडिट डायरेक्टर है, उसका जो क्या कहते हैं, सपोज कह दें वो सीएफओ है कंपनी के अंदर जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। अब जो ऑडिट डायरेक्टर है, क्योंकि इसका ऑडिट टीम के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल है, ये आपका पूरे का पूरा ऑडिट मैनिपुलेट कर सकता है। ऑडिट डायरेक्टर, ऑडिट पार्टनर के नीचे बैठा होता है ये बंदा। तो मतलब ऑडिट डायरेक्टर अंदर बेनिफिट्स भी ऑफर कर सकती है ऑडिट फर्म को, वो कैसे जज होंगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यस, ये सिचुएशंस आगे आएंगी, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये चीजें फॉलो करेंगी सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इट्स गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप, एक पर्सन है अली, ठीक है, उसकी स्पाउस है मिसेज अली। ठीक है, अब अली इज ऑडिट डायरेक्टर इन फर्म एंड मिसेज अली सीएफओ इन द कंपनी ए। अब जो फर्म है वो इसका ऑडिट कर रही है कंपनी ए का। अब यहां पर जो है ऑडिट डायरेक्टर, उसकी स्पाउस सीएफओ है, मींस जो ऑडिट डायरेक्टर है वो अपनी स्पाउस की बनी हुई फ्रांचाइज का ऑडिट करने जा रहा है। तो यहां पर तो आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, आल्थो इसने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करनी, बट सारा ऑडिट कंक्लूड करना, ऑडिट पेपर्स को रिव्यू करना एंड एवरीथिंग, ये ऑडिट डायरेक्टर कर रहा होता है। एंड फिर ये क्या करवाता है, पार्टनर को रिव्यू करवाता है। मींस ये आपका पूरे का पूरा ऑडिट क्या कर सकता है, मैन्युपुलेट कर सकता है। यहाँ पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट है या सेल्फ फेमिलियरिटी थ्रेट है। वह फेमिलियरिटी थ्रेट, क्योंकि क्लाइंट में बैठा हुआ बंदा एंड फर्म में बंदा हुआ बैठा आपस में फेमिलियर है और बहुत क्लोज है, एंड दोनों का दोनों साइड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर थ्रेट कौन सा है, फेमिलियरिटी थ्रेट है। असेस थ्रेट सिग्निफिकेंट है जी, सिग्निफिकेंट है। क्यों? जी मेरा जो पर्सन जो फेमिलियर है, जिस पर्सन का ये कंपनी फेमिलियर है, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट है होल ऑडिट के ऊपर, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, मींस वो पूरे ऑडिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेफ गार्ड क्या हो सकता है, आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते,
ये रिड्यूस नहीं हो सकता, एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी एलिमिनेट कैसे होगा? इस ऑडिट डायरेक्टर को टीम में से हटा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप नए ऑडिट डायरेक्टर उस फर्म उस क्लाइंट पे भेज देंगे, तो आपका ये पूरे का पूरा जो थ्रेट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि जो ऑडिट डायरेक्टर, नया ऑडिट डायरेक्टर होगा, वो उस फर्म से, उस सीएफओ का के फेमिलियर नहीं होगा। यहाँ पर जो कंप्रोमाइज पहले चीज हो सकती थी वो अब नहीं होगी। Couple of other companies to reduce the share that one company. In that case, what other measures can we take? अच्छा जी, अब इसमें जो है क्या कह सकते हैं अब यहाँ पर? गुड क्वेश्चन। ये बेसिकली जो रेफर कर रहे हैं क्वेश्चन में, भी हम जो पहले सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, 25 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, ठीक है, कि आपकी जो है हमने जो पहले डिस्कस किया था वहां पे एप्लीकेबल, वो कह रही है कि फॉर एग्जांपल हम फर्दर कंपनीज को, क्लाइंट्स को हम ग्रैब नहीं कर पाते, तो उस केस में आप अपना ऑडिट ऑडिट कंप्लीट करो। ठीक है, एंड आपके पूरे कंप्लीट किए हुए ऑडिट को आप एक थर्ड फर्म, इंडिपेंडेंट फर्म जो आपसे भी इंडिपेंडेंट है एंड आपकी कंपनी से भी इंडिपेंडेंट है, आप अपना किया हुआ ऑडिट उससे रिव्यू करवा लो। ठीक है, हम जब आगे जाएंगे, दीज आर द सेफ गार्ड्स। अब क्योंकि आपका किया हुआ ऑडिट, जो भी आपने पूरे प्रोसीजर्स किए होंगे, ऑडिट परफॉर्म किया होगा, अब आपके किए हुए होल प्रोसीजर्स, होल ऑडिट्स को एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड फर्म, इंडिपेंडेंट फर्म क्या कर रही है? रिव्यू कर रही है। अंडरस्टूड? या मींस उस केस में आप जो रेलेवेंट बॉडी है, आप उससे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवा सकते हो। बट इट डिपेंड्स, आपने अपने जो सेफ गार्ड है, उस सॉरी आपने जो थ्रेट है उसको रिड्यूस करना है टू एक्सेप्टेबल लेवल। जब आपने अपने किए हुए काम को एक थर्ड पार्टी से रिव्यू करा लिया होगा, तो ऑटोमेटिक अगर वो भी कह रहे हैं कि आपका काम ठीक है, आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया एंड योर ओपिनियन इज नॉट बायस्ड, नॉट कंप्रोमाइज, देन इट मींस कि आप जो कंप्लायंस कर रहे हो इंडिपेंडेंस की। मेकिंग सेंस? क्लियर? कंफ्यूजन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें, जो डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या होता है कंपनी के अंदर? क्या कंपनी के अंदर आपकी ओनरशिप है? नहीं है। क्या कंपनी के अंदर आपका कोई डायरेक्ट ब्लड जो रिलेशनशिप आपको सिग्निफिकेंट पोजीशन में बैठा हुआ है? ये कैसे पता चलेगा? आप उसे एक अगर आप देखेंगे, अगर प्रैक्टिकली देखें, तो जब भी आप क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं, क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले पूरा परफॉर्मा होता है, जो बहुत सारे पर्सन फिल कर रहे होते हैं, साइन कर रहे होते हैं, साइन ऑफ कर रहे होते हैं। वो सारे ये क्वेश्चनियर होता है जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं, वो आपसे क्या करती हैं, क्या कहते हैं, आपके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए होती हैं। जब आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे, तो सेम लाइक वाइज आप उससे सारी चीजें कंफर्म करोगे, पूछोगे, एक क्वेश्चन फिल करवाओगे उससे, उसके लेटर हेड पे उसकी एक कह दें कि मोहम्मद सर जस्ट मिनट, तो उसके लेटर हेड पे या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तो अगर बाद में वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो लीगल जो एक्शन होगा वो उसके अगेंस्ट होगा, आपके अगेंस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से ये इंश्योर करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके या क्वेश्चन फिल करा के, ठीक है, कि आप वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, क्योंकि आपने अपना एक जो एथिकल साइड है, जो कंप्लायंस है, आपने वो इंश्योर करनी है। अगर जो अदर पार्टी है, वो वो नॉन कंप्लायंस कर रही है एंड आपके नॉलेज में नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर सारा बर्डन जाएगा। मेकिंग सेंस? बर्डन ऑफ प्रूफ। जी जावेद, इफ यू रिमेंबर, अभी जो मैंने यहाँ पे बात कर रहा था, कि जो ऑडिट डायरेक्टर था, जिसकी स्पाउस, जो स्पाउस थी वो सीएफओ थी, क्योंकि ऑडिट डायरेक्टर का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, उसको एक ही हल है थ्रेट को रिमूव करने का या रिड्यूस करने का, कि आप उस डायरेक्टर को रिमूव कर दो। आप रिमूव करोगे, यू हैव नो अदर ऑप्शन। आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस तब हो सकता है। अब सेम केस के अंदर, अब फॉर एग्जाम्पल एक सीएफओ है, ठीक है, एंड अली इज ए सेमी सीनियर, फॉर एग्जांपल ही इज ए सेमी सीनियर, नया नया एसीसी क्वालिफाइड है, ठीक है, और उसकी जो मिसेज है वो कंपनी में सीएफओ है, और वो सेमी सीनियर है, तो सेमी सीनियर के ऊपर ऑडिट सीनियर होता है, ऑडिट मैनेजर होता है, ऑडिट डायरेक्टर होता है। अब सेमी सीनियर का सीएफओ वहां पर सिग्निफिकेंट, जो वहां पर जो सीएफओ बैठा हुआ है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। बट जो फर्म में सीनियर सेमी सीनियर है अली, उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। अली का काम, इसका मतलब आप इसको एलिमिनेट नहीं करना, फायदा कोई नहीं है। रिड्यूस कर सकते हो, मसला कोई नहीं है। कैसे रिड्यूस हो सकता है, कैसे एलिमिनेट हो सकता है? अली के काम को आप डिटेल में रिव्यू करो, 2 दफा रिव्यू कर लो,
मेकिंग सेंस? एनी कंफ्यूजन? मतलब ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन, जिस पर्सन की वजह से आपका थ्रेट अराइज हो रहा है, जिस सिचुएशन की वजह से थ्रेट अराइज हो रहा है, वो कितना सिग्निफिकेंट है। अब जब अली डायरेक्टर था, इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। द ओनली ऑप्शन वाज टू रिमूव द अली एंड हायर समवन एल्स, ठीक है। अब अगर जब अली सीनियर एसोसिएट है या जस्ट एसोसिएट है, अब उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। अब सेमी सीनियर नॉर्मली एक स्पेसिफिक एरिया कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पीपीई कर सकते हैं कि हाँ जी एडिशंस वाउच कर ली, एडिशंस वेरीफाई कर ली, आपने डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट कर ली, आपने स्टॉक काउंट कर लिया, सारा मामला आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब उसका काम अगर तीन बंदे बार बार रिव्यू कर लें, तो जो वहां पर इंडिपेंडेंस, जो यहाँ पर जो मतलब थोड़ी बायसनेस हो भी सकती है ना, ऑटोमेटिकली वहां पर सामने आ जाएगी। मेकिंग सेंस? ऑलराइट। सो व्हाट इज सेफ गार्ड? सेफ गार्ड वही है, रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। थर्ड पार्टी हायर कर लो, मार्केट से एक्सपर्ट हायर कर लो, काम खुद रिव्यू कर लो। मेकिंग दीज आर सेफ गार्ड्स मीन एनी एक्शन जो आपका थ्रेट है आपके इंडिपेंडेंस को, उसको रिमूव करने के जो भी आप एक्शन लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट के अंदर, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, सेफ गार्ड कहते हैं। एंड हर वो चीज जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट है, मीन हर वो चीज जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो सकती है, आपको इंडिपेंडेंस, ओपिनियन, जजमेंट बायस हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है, उस हर चीज को हम टैक्स के अंदर, नॉट टैक्स, ऑडिट के अंदर, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर क्या कहते हैं, आपका थ्रेट कहते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम सो फार डिस्कशन? यू कैन आस्क प्लीज। ऑल क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, इट्स मस्ट, ठीक है। जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको मजा आएगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा अच्छी होगी। तो डोंट स्टॉप स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। ये हम अभी थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू लेते हैं। सेक्शन बी मस्ट में मस्ट होता है, देखिए ये कहीं पे भी पूछ सकता है, ठीक है, कहीं पे भी पूछ सकता है। इज नॉट लाइक ए मस्ट, मतलब किस सेक्शन में आएगा, क्वेश्चन लाजमी आता है। अगर ए में आएगा 10 नंबर का आएगा, ठीक है, बी में आएगा 10 नंबर का आ सकता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट के अंदर एथिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड? बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स। एनी क्वेश्चन? ये भी हमें क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास पांच टाइप्स के थ्रेट्स हो सकते हैं, पांच टाइप्स के थ्रेट हो सकते हैं। अब ये फाइव मेन कैटेगरीज हैं। अब एक कैटेगरी के अंदर कुछ भी सिचुएशन फॉल कर सकती है। अब हमारे कोड ऑफ एथिक्स ने कुछ एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। जैसे कि भी आपको मेरे ऊपर एग्जांपल दी थी 25 मिलियन वाली, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट में भी फॉलो कर रही है, पी डिपेंडेंसी, एंड इंटीमिडेशन में भी फॉलो कर रही है, पी डिपेंडेंसी, ठीक है। ऊपर क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है जी, पैसा जा सकता है। नीचे क्या है जी, खतरा है कि मेरे को धमकी दे सकता है जी, जाओ अगर मसला बनाया तो भाई ये फारे कर देंगे, वो धमकी भी दे सकता है। मेकिंग सेंस? ऑन ऑन शेयर, जब कंपनी में शेयर ऑन करते हो, आपको उसमें बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, आपके सेल्फ इंटरेस्ट में फॉल कर जाता है। मेकिंग सेंस? जी। लोन्स, आपने एक कंपनी से लोन लिया है, मैं, अगर आप लोन लिए हैं, जाहिर सी बात है, अगर आपने मतलब उसके ऑडिट रिपोर्ट पे कंप्रोमाइज कहा कि जी मैं ऑडिट रिपोर्ट कहने लगा हूं कि जी ये गलत है, आप क्या कर, वो आप क्या कर, लोन वापस मांग सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिजनेस, जी, बिजनेस एंड पर्सनल, अगर आप इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली लीगल लीगल लॉज के अंदर भी, कि अगर पार्टनर का जो सॉरी, डायरेक्टर का पार्टनर, मतलब वो आपका ऑडिटर नहीं हो सकता, मतलब कंपनी के साथ आपका कोई पर्सनल या बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो आपने अपनी इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी होती हैं, हम बाकी जाके डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट, अगर आपको ऑडिट, आप ऑडिट करने गए हैं, ठीक है, आप सीनियर असिस्टेंट मैनेजर हैं फर्म के अंदर, तो आप मतलब टीम को लीड कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर एक बैठा हुआ डायरेक्टर या मैनेजर बैठा जो आपका रिव्यू करेगा। क्लाइंट आपको कहता है जी हाँ जी जनाब तैफूर साहब, आप कितनी सैलरी ले रहे हैं फर्म के अंदर, आप कहते हैं जी 20,000 दे रहा हूँ, इतनी मेरी है नहीं, वैसे बता रहा हूँ अंदाजन, एग्जाम्पल के लिए। तो कहते हैं जी एएम की पोजीशन है, 20,000 देने में, अच्छा और क्या बेनिफिट्स हैं जी, और कोई बेनिफिट्स नहीं है। क्लाइंट कहते हैं जी देखें आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको 30,000 दिरहम देते हैं, आपको फैमिली बेनिफिट देते हैं, ठीक है, मतलब फैमिली बेनिफिट्स में क्या क्या है जी, आपका स्पाउस वीजा, दो बच्चों का वीजा, बच्चों की फीस,
आप खुशी पे खुशी 10,000 dirham भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बाकी कॉस्ट भी बच रही है, तो और क्या चाहिए। आप उसके साथ एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अब आपका यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। आप क्योंकि टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर जो आपकी वजह से जो रिपोर्ट का ओपिनियन है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट। अब यहाँ पर क्या सेफ गार्ड हो सकते हैं। अब सेफ गार्ड क्या है, अब देखो ये सिचुएशन हमने सिचुएशन डिस्कस की। अब इस वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो गया। ठीक है। अब इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। सिग्निफिकेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है। मैं एएम बैठा हूँ या मैनेजर बैठा हूँ ऑडिट क्लाइंट के ऊपर, तो मैंने ही सारा कुछ रिव्यू करना है और मेरा पार्टनर ने रिव्यू करना है। पार्टनर को जो मैं बताऊंगा जो दिखाऊंगा, ठीक है, वो उस पर यकीन कर लेगा। तो अब यहाँ पे इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही मैनेजर को मतलब मुझे ऑफर होगी, तो मैं सबसे पहले मेरा जो भी इमीडिएट सीनियर होगा या पार्टनर होगा, उसको मैं इन्फॉर्म करूंगा कि जनाब मुझे क्लाइंट से ये ऑफर हो रही है, तो ये वाला हिसाब किताब है। ठीक है। ये पहला चीज। फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट करूंगा कि जनाब ठीक, थैंक यू सो मच फॉर यूर ऑफर, बट इसके ऊपर फर्दर नेगोशिएट करेंगे आफ्टर, किस चीज के बाद, हमारे ऑडिट को कंक्लूड करने के बाद। ये दूसरा सेफ गार्ड है जी। तीसरा सेफ गार्ड, मेरे किए हुए रिव्यू का एक फर्म में से एक इंडिपेंडेंट, कि कोई और सीनियर मैनेजर कोई और मैनेजर और रिव्यू करे, तो चेक करे कि क्या जो मैंने काम किया है, जो मैंने काम करवाया है, क्या वो ठीक है या गलत है। क्या मैंने अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया है, तो जो मैंने काम किया है वो प्रोफेशनल होके किया है। दीज आर द सेफ गार्ड्स। अब जब ये सारे काम हो जाएंगे, बेशक मैं उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में चला जाऊं, ठीक है, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस ऑफर की वजह से एक थ्रेट अराइज हुआ, क्योंकि एक मेरा सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर, और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। मेकिंग सेंस। तो मैंने ऐसे एक्शंस लेने हैं, ऐसे मेजरमेंट्स लेनी है फर्म ने, ऑडिट पार्टनर ने, ये फर्म ने, जिसकी वजह से उसने ये इंश्योर करना है कि इस सिचुएशन की वजह से ऑडिट ऑडिटर जो फर्म की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। होल एंगेजमेंट के ऊपर कोई की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। मेकिंग सेंस। एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन। All clear. All others, we have multiple participants in the class. Please confirm your understanding so we can move forward. All clear. ये मेरे पास मल्टीपल आपके क्या कहते हैं सिचुएशंस हैं सेल्फ इंटरेस्ट की। ठीक है। अब सेल्फ रिव्यू क्या है। आप ही की फर्म ने जाकर कंपनी को बना के दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आप ही की फर्म क्या कर रही है, जाकर ऑडिट कर रही है। अगर आप बोलोगे जनाब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो गलत हैं, क्लाइंट आपको क्या बोलेगा, जनाब आप ही की फर्म के बंदे आए थे उन्होंने बना के दिए हैं। बेइज्जती है ना फर्म की। ठीक है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। अपना किया हुआ काम खुद चेक करके गलती निकालना इज नॉट इजी। ये बहुत बड़ा मसला है। इंटरनल ऑडिट। ठीक है। अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या कंपनी इंटरनल ऑडिट किस थर्ड पार्टी को हायर कर सकती है। जी हाँ, कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ही की फर्म का एक डिपार्टमेंट है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, कंपनीज को इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज देता है। ठीक है। तो आप जब गए, आपकी फर्म एक टीम होती है इंटरनल ऑडिट की, वो क्या गई है, जाकर करने गई है, इंटरनल ऑडिट करने गई है। ठीक है। और आप गए में एक्सटर्नल ऑडिट करने गए हैं। जब आप कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिट, आपने बहुत सारी गलतियां निकाल ली हैं। ठीक है। तो जब आप गलती निकाल के क्लाइंट को बोलेंगे जनाब ये मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, वो बोलेंगे जी ठीक है जी आपने तो गलतियां निकाल ली। जब हमने आप की कंपनी का इंटरनल ऑडिट अपॉइंट किया था, उन्होंने गलतियां क्यों नहीं निकाली। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इंटरनल ऑडिट टीम इनकम्पिटेंट थी, उन्होंने काम किया ही नहीं, बेलियां मारी हैं, वैसे गए हैं, बैठे रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट लेते रहे, अलाउंस देते रहे, खाना खाते रहे, वापस आ गए, और रिपोर्ट खुद ही मतलब चेप दी है। मतलब उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया। मेकिंग सेंस। मतलब ये सेल्फ सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। आप अपना या तो अपना काम या अपनी फर्म का किया हुआ काम आप खुद चेक कर रहे हैं। अंडरस्टूड। ये आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। टैक्स कंप्यूटेशन, आपकी कंपनी की टैक्स टीम है, टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने वर्किंग करके दी हुई है डेफर टैक्स की। ठीक है। उन्होंने वर्किंग करके दी हुई है किसकी, आपकी करंट टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए।
जब आपके एक्सटर्नल ऑडिट टीम ने उसको रिव्यू किया है, उसमें कोई गलती आ गई है, अब क्लाइंट को आपने बताना है कि नहीं बताना? मेकिंग सेंस? मतलब पॉसिबिलिटी है, हो सकती है आपने कुछ चीज, जो टैक्स टीम है उन्होंने कोई एडजस्टमेंट मिस कर दी हो, उन्होंने कोई प्रोविजन को मतलब स्किप कर दिया हो, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है। बट एज एन ऑडिटर, जब आप चेक कर रहे होगे और आपने एक ऐसी चीज ढूंढ ली है जो आपकी फर्म के किसी बंदे ने गलत की है, आप कभी भी नहीं बताओगे, आपकी फर्म की बेइज्जती है। अंडरस्टूड? मतलब आपसे वो टैक्स का क्लाइंट जा सकता है बाद में, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। अब इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन सर्विसेज, ठीक है, ये भी हम आगे ना पूरी सिचुएशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लाइंट स्टाफ ज्वाइन द ऑडिट फर्म। आप ये ऑडिट का एक पर्सन था जो सीनियर मैनेजर फाइनेंस था कंपनी के अंदर, और इस साल वो फर्म में आ गया और आप ही की फर्म उसका ऑडिटर है। अब जब वो जाएगी, Who is Livonia? ओके, आई थिंक सेकंड मीटिंग में बच्चे ज्वाइन करना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ओके। सो जब आपके क्लाइंट पर्सन था जो कि ऑडिट सीनियर मैनेजर था, पहले आपकी एक फर्म के क्लाइंट के अंदर, अब वो आपकी फर्म में आ गया। अब आपकी फर्म में सीनियर मैनेजर है, जब वो जाएगा ऑडिट करने, क्या वो अपनी की हुई गलतियां ढूंढेगा? अगर वो मैनेजमेंट को कहता है जनाब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैनेजमेंट क्या बोलेगी? जनाब आप ही करके गए हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेड है ना। इन चीजें आज सारी चीजें बहुत डिटेल में आ जाती हैं। हम आगे जाकर सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईच सिचुएशन, उसके रिलेटेड क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, की डिपेंडेंसी कैसे हो सकती है, हमने कहा डिस्कस थोड़ा बहुत किया भी है, ठीक है। हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर अभी आपको क्वेश्चन है आपके आज के सेशन में से, तो भी हमने डिस्कस किया है, कोई सिनेरियो आपने डिस्कस करना है, पूछना है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ लें। ऑल क्लियर? सो वी आर गुड टू गो।